बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आज का जो धम्म प्रवचन है पूज्य भंते शांति रतन जी महाराष्ट्र गोरेगांव से वो आज का धम्म प्रवचन करेंगे। और जो हम धम्म उपासक उपासकों को जो उनकी ड्यूटीज है, जो उनके कर्तव्य हैं, जो हमें तथागत बुद्ध ने समझाया है कि हमारे क्या कर्तव्य है, हमारे माता पिता के प्रति, हमारे धर्म के प्रति, हमारे पड़ोसी के प्रति जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, तो उसके बारे में अपनी धम्म दीक्षा देंगे। और उनके बाद आज के जो गेस्ट स्पीकर हैं धम्म उपासक रमेश काटके जी, वो आज के एज ए गेस्ट स्पीकर वो भी महाराष्ट्र से हैं। तो रमेश काटके जी अपने धम्म देशना देंगे बाबा साहब के मिशन पर, वो तथागत बुद्धा के मिशन पर, उनके धम्म पर अपने विचार देंगे। और जो कि उनका जो विषय सामग्री होगी साइंस एंड बुद्धिज्म पर अपने विचार देंगे। तो आज के इस प्रोग्राम पर पूज्य भंते शांति रतन जी और धम्म उपासक रमेश काटके जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं धम्मा वेव्स फेसबुक चैनल पर। और सभी उपासकों से उम्मीद है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं इसको सुन सके, जो भंते जी के प्रवचन कर सकें। आज के दौर में जैसे आप सभी को मालूम है भाई, रशिया और यूक्रेन के बीच जो वार लगी हुई है, तो हम अपील करते हैं कि वो युद्ध है जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिए। तो तथागत बुद्ध का जो संदेश है वो पीस का है, वो शांति का संदेश है। हम इस सभी संसार में, समस्त संसार में हम शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, कहीं भी कोई वार नहीं चाहते हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, हम अपील करते हैं कि इस युद्ध की जल्दी से जल्दी समाप्त हो, डायलॉग करें और सीज फायर करके जो भी इसका हल है वार्तालाप से हो गए। बहुत से भारतीय और बहुत से देशों के बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, तो उनको भी सही समय पर सुरक्षित बाहर निकाला जाए। तो युद्ध हम कहीं भी नहीं चाहते। जो हमारा बुद्धा का संदेश है इसके लिए हम इसको हम पूरी तरह कंडेम करते हैं। तो आज का प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं पूज्य भंते शांति रतन जी से विनती करूंगा, भंते जी आप पहले बुद्ध धम्म संघ की जो थोड़ी चांटिंग करेंगे और उसके बाद आप धम्म देशना देंगे, धम्म प्रवचन करेंगे कि हम लोगों उपासक उपासकों की क्या कर्तव्य है, तथागत बुद्धा का इसके बारे में क्या संदेश है। तो उसके हम पूज्य बंती जी आपका हम स्वागत करते हैं, आप विनती करते हैं प्लीज अपने जो धम्म प्रवचन है शुरू कीजिए। पूज्य बंते शांति रतन जी। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतस्स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्म सारथि सत्तादेव मनुष्ठानं बुद्धो भगवाति बुद्धं जीवित पर्यन्तं शरणं गच्छामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो स्वाखातो भगवता धम्मो पटिपन्नो सावक संघो सामिति पटिपन्नो भगवतो सावक संघो
यदिदं चतारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुगलाये स भगवतो सावक संघो आवनीयो पावनीयो दक्षिणीयो अंजनीकरणीयो अनुतरं पुयं खेतं लोकसारथी वनगंधं गुणोपेतं एतं कुसुम संतति पूजयामि मुनिन्दस्स श्रीवाद सरुरहे पूजेमि बुद्धं कुसुमेन नैनं पुयेन मे तेन लभामि मुखम् उपं मिलायति यथा इदं मे कायो तथा याति विनाशभावम् घनसारपदितेन दीपेन तमदंसिनातिलोकदीपं सम्बुद्धं पूजयामि तमुन्नतम् सुगन्धिकाय वदनं अनन्तगुणगन्धिना सुगन्धिनां गन्धेन पूजयामि बुद्धधम्मं च सङ्गसुगततनुभवा धातु धातु गव्ये लंकाय जम्बुदीपेति दशपुरवरे नागलोके आवाज बंद हो गई भंते। बंते जी आपका म्यूट हो गया। जब तक बंते जी आपका म्यूट हो गया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अभी तो सब रोगा विनाशतु माते भवतंतरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीले शनिचं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वड्डन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति साधु 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 बुद्धं नमामि। धम्मावयोज के माध्यम से हर संडे को जो धम्म प्रवचन का कार्यक्रम किया जाता है, ये समाज के अंदर लोगों को बुद्धिस्ट मूवमेंट, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार और अपना पूरे समाज के उत्थान कार्य के लिए जो कुछ सुझाव है, मार्गदर्शन है, इसके बारे में धम्मायोग के माध्यम से भिक्षु संघ को आमंत्रित किया जाता है। कोई विचारवंत जो लोग रहते हैं उनको भी बुलाया जाता है और अपना 1 घंटे का, आधा घंटे का जो प्रोग्राम होता है, एक्चुअली आज मैं भी सिर्फ मंगल मैत्री दे सकता हूँ, बाहर भी इंतजार कर रहे मेरा। हर संडे के दिन इधर प्रवचन का कार्यक्रम रखा है, तो अपने जो चीफ गेस्ट है, जो भी अपने गेस्ट है, उनसे आप निवेदन कीजिए कि उनका ही आज मार्गदर्शन कीजिए। मेरे पास इतना ही वक्त था, मैंने मंगल मैत्री आपको दिया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। अभी हम अपने जो आज के धाम उपासक रमेश कातके जी हैं, उनकी तरफ चलते हैं। धम्म उपासक रमेश कातके जी बाबा साहब के मिशन के और बुद्ध धम्म के बहुत श्रद्धावान उपासक हैं। मौजूदा वर्तमान समय में वो डिप्टी रजिस्ट्रार इन कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट में के जॉब पर काम कर रहे हैं। वो काटके जी रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ विपස්සना एंड मेडिटेशन। Mr. Katke is a thinker on practical Ambedkarite principles and adoption of Indian constitutional value. Mr. Katke participated in international conference
in 2016 at London School of Economics to celebrate 100 year of Baba Saheb entry into London School of Economics. इसके अलावा रमेश काटके जी ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में 2014 में 2014 में पॉलिसी ड्राफ्ट ऑन पॉलिसी फार्मुलेशन जो एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट के अगेंस्ट हमने जो इधर प्रोटेस्ट किया था इंग्लैंड में, उसकी पॉलिसी ड्राफ्ट फार्मुलेशन के लिए वो 2014 में इंग्लैंड आए थे। इसके अलावा आपको मालूम है कि बाबा साहब जब इंग्लैंड में पढ़ते थे तो जो अम्बेडकर हाउस 10 किंग्स हेनरी रोड लंदन में जो बाबा साहब का जो हिस्टोरिकल घर खरीदा है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, उसमें काटके साहब he was the officer on special duty to the government of Maharashtra in 2015 to purchase the Ambedkar House at 10 Kings Henry Road, London. He also attended the United Nations conference in 2010 and 2012 to mark the Visak Purnima. तो इस तरह में हम देख सकते हैं उन्होंने बुक भी 2005 में उन्होंने बुक लिखी विजन 2005। तो इससे हमें पता चलता है कि काटके जी बहुत ही वेल वर्स्ड इन मिशन। उनका बहुत उन्होंने बुद्धिस्ट कंट्रीज का, यूरोपियन कंट्रीज का मिशन के प्रचार प्रसार के लिए भ्रमण किया है। तो हमारा सौभाग्य है आज के हमारे धम्मा वेव के प्रोग्राम में मिस्टर रमेश काटके जी शामिल हुए हैं। तो आज का जो उनका विषय सामग्री होगी साइंस एंड बुद्धिज्म, इनका साइंस का और बुद्धिज्म का क्या कोरिलेशन है, इसके बारे में वो अपने थॉट देंगे, अपने प्रवचन करेंगे, धम्म देशना देंगे। सो रमेश काटके जी, आपका धम्मा वेव्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज गो ऑन एंड स्टार्ट योर टुडेज धम्मा टॉक। वेलकम मिस्टर रमेश काटके जी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं एक आपसे थोड़ा सा माफी चाहता हूँ कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैं गाड़ी साइड में कर लेता हूँ और फिर मैं अपना टॉक आरंभ करता हूँ। हमारे थ्री वेज मीडिया के सभी साथी जो है जो यहाँ पर आज उपस्थित है, उनको मैं तहे दिल से मेत्ता भावना देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बुद्ध का धम्म हमें दिया है उसका क्या रिलेशन है साइंस से, साइंस एंड बुद्धिज्म के ऊपर मैं अपनी बात रखूंगा। तो बात ऐसी है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन अगर हम देखते हैं तो दो तीन मुद्दे, खासकर जो मोटे मोटे तौर पर जो मुद्दे हैं वो सामने आ जाते हैं। एक तो बाबा साहब ने हमें क्या दिया, तो पहली बात ये आती है कि बाबा साहब ने इस देश को, इंडिया को, भारत को डेमोक्रेसी दी है, डेमोक्रेटिक नेशन बनाया इस देश को। तो उसके लिए बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दिया है। और दूसरी चीज बाबा साहब ने हमको दी है जो कि तथागत बुद्ध का धम्म दिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और उन्होंने इस देश के निर्माण में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो बाबा साहब ने हमारे लिए जो धम्म दिया है उस धम्म का क्या महत्व है, इसके ऊपर मैं बात रखूंगा। तो मेरा सब्जेक्ट है कि साइंस एंड बुद्धिज्म। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दो चीजें दी है। एक दी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि हमारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जीवन में परिवर्तन लाने के लिए बहुत ही बड़ा अस्त्र है। और दूसरी चीज बाबा साहब ने हमको दी है वो है भारत तथागत बुद्ध का धम्म जो कि हमको कल्चरल रेवोल्यूशन देता है। तो बाबा साहब की जो दो कोटेशन है मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ धम्म के बारे में और साइंस और बुद्धिज्म का उसको क्या रिलेशन है। बाबा साहब का एक कोटेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म, भारत का संविधान ये बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। दूसरा बाबा साहब का एक कोटेशन है, बाबा साहब कहते हैं कि मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, आधुनिक विज्ञान जो है बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। इसका मतलब है कि आधुनिक विज्ञान जितनी प्रगति करेगा, जितने भी इनोवेशन साइंस में आएंगे, वो दुनिया का सिर्फ एक ही ऐसा धम्म है
जो तथागत बुद्ध का धम्म है वो उससे वो कोरिलेट करेगा। तो बाबा साहब का ये जो कोटेशन है कि मॉडर्न साइंस इक्वलिंग बुद्धिज्म, तो क्या ऐसी कौन सी बातें हैं बाबा साहब ने जो बताए हुए बुद्ध धम्म में, उसके बारे में मैं अपना विवेचन आपको देना चाहता हूँ। तो पहला मुद्दा ये है कि साइंस के रूल्स रेगुलेशंस क्या है और बुद्ध धम्म के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जिसको हम कहते हैं, उनका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत हम सभी जानते हैं। दूसरा आइंस्टाइन का एक कोटेशन है, आइंस्टाइन कहते हैं कि द ओनली रिलीजन दैट विल कोप अप विद ऑल साइंटिफिक नीड्स दैट इज बुद्धिज्म। आधुनिक दुनिया में ये कि ऐसा धम्म है जो तथागत बुद्ध का धम्म है, जो कि आने वाले कॉस्मिक वर्ल्ड की सारी चीजों को आंसर दे सकता है और इस दुनिया में पीस और ह्यूमैनिटी को कायम करा सकता है। ऐसा धम्म तथागत बुद्ध का है, ये बाबा साहब का भी कहना है और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहते हैं। दूसरा एक नोबेल लॉरेट साइंटिस्ट है जिनका नाम है जूलियस हक्सले। उनका एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि वेयर साइंस एंड्स बुद्धिज्म स्टार्ट। जहां पर विज्ञान भी अपनी खोज करने में हिचकिचाता है, उस वक्त वहां पर तथागत बुद्ध का धम्म एक समर्थ एक स्ट्रांग पिलर करके खड़ा रहता है, विज्ञान को भी वो दिशा निर्देश दे सकता है। तो बाबा साहब ने ये कोटेशन क्यों कहा? क्योंकि बाबा साहब के बारे में हम देखते हैं कि बाबा साहब के व्यक्तित्व के ऊपर आधुनिक विज्ञान का, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हम जानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे। उनके जो प्रोफेसर थे, जॉन ड्यूई के बारे में हम बड़ी अच्छी तरीके से कैसे जानते हैं, प्रोफेसर अलेक्जेंडर गोल्डनवाइजर, प्रोफेसर सेलिंगबर्न, प्रोफेसर कैनन, प्रोफेसर जेम्स शार्टवेल, ऐसे उस वक्त की बहुत बड़ी बड़ी जो हस्तियां थी, जो कि फिलोसोफर भी थी और अपने जमाने की एक फिलोसोफर और एजुकेशन फील्ड की एक बहुत बड़ी नाम लेने लायक हस्तियां थी। उनके साथ बाबा साहब का डायलॉग होता था। लेकिन बाबा साहब का डायलॉग उनके साथ होता था वो ह्यूमैनिटी के ऊपर, मॉडर्न साइंस के ऊपर और आधुनिक डेमोक्रेसी के ऊपर बाबा साहब की चर्चा होती थी। लेकिन बाबा साहब ने 1907 में जो उनके गुरु थे केलुस्कर गुरुजी, जो कि मुंबई में एक स्कूल के हेडमास्टर थे, उन्होंने तथागत बुद्ध के ऊपर एक किताब लिखी थी जो बुद्ध धम्म का चरित्र, भगवान बुद्ध का चरित्र। वो किताब बाबा साहब को 1907 में उन्होंने प्रेजेंट की थी। उस किताब का प्रभाव बाबा साहब के बचपन के मानसिकता के ऊपर काफी गहरा असर पड़ा था। उसके बाद बाबा साहब ने जब 1919 का अपना आंदोलन चलाया, उसके बाद 1920 में शाहू महाराज के साथ उन्होंने एक परिषद में भाग लिया, मानगांव परिषद, जो कोल्हापुर रियासत में था। उसके बाद 1924 में बाबा साहब ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया था, जिसके हेतु और उद्देश्य बाबा साहब के जो थे वो बुद्ध के धम्म के ऊपर आधारित थे। 1925 में, 1926 में और 1927 में बाबा साहब ने हिल्टन एंड यंग कमीशन, जिसको रॉयल कमीशन कहा जाता था, उसके बाद वेबर कमीशन था, उसको साक्षी दिया था, और 1927 में साइमन कमीशन को भी बाबा साहब ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद बाबा साहब ने 1930, 31 और 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, जिसका बेस जो था बाबा साहब का, वो बुद्ध धम्म का बेसिक ज्ञान और ह्यूमैनिटी के प्रिंसिपल्स। उसके बाद बाबा साहब ने 1936 में एक किताब लिखी थी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो कि जाति का बीज नाश कैसा किया जाए। तो ये सारी बातें बाबा साहब कंपैरेटिवली अपने व्यक्तित्व में निखर रहे थे और वो अपने प्रयोग करते थे। उन्होंने 1927 में करीब 10,000 लोगों के साथ महाड़ का आंदोलन छेड़ा, जो पानी का आंदोलन था। वो केवल पानी पीने का आंदोलन नहीं था, वो ह्यूमन राइट का आंदोलन था। उसका जो निचोड़ था, बाबा साहब आम्बेडकर ने उस वक्त और 1936 में जब लाहौर में कॉन्फ्रेंस होनी थी, जो कि नहीं हुई, उस कॉन्फ्रेंस के लिए जो बाबा साहब ने अपना वक्तव्य तैयार किया था, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसमें बाबा साहब कहते हैं कि एवरी पॉलिटिकल रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। हर राजकीय क्रांति के पहले
सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति होना जरूरी होता है। तो बाबा साहब उस किताब में कहते हैं कि 2500 साल पहले तथागत बुद्ध की जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के नींव पर सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का पॉलिटिकल भारत खड़ा था, जो कि आज के भारत से करीब 2 गुना बड़ा था। तो बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की जो कल्चरल और सोशल रेवोल्यूशन हुई, उसके आधार पर सम्राट अशोक का पॉलिटिकल भारत खड़ा हुआ। इसका मतलब है कि एवरी रेवोल्यूशन प्रीसीड्स कल्चर एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो पॉलिटिकल क्रांति सक्सेस होने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक क्रांति का होना जरूरी होता है। दूसरी बात है, बाबा साहब कहते थे कि मॉडर्न साइंस के लिए बुद्ध धम्म से रास्ता कैसे मिलता है। तो उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए। एक तो धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र का जो उदाहरण है तथागत बुद्ध का, जो पंचवर्गीय भिक्षुओं को बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। 528 बीसी में भगवान बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्षु को सारनाथ में इसी पतन में जो व्याख्यान दिया था, वो व्याख्यान साइंस की नींव रखने वाला व्याख्यान था। उसमें बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो धम्म है वो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, वो निसर्ग का नियम है। निसर्ग का नियम है। बुद्ध धम्म जो है वो इट इज ए नेचर्स रूल, और मैंने वो खोज करके जो धम्म निकाला है वो मेरे खोज करने से पहले वैसे ही था। सिर्फ मैंने उसकी खोज की है और मैंने उसको पाया है, उसको जीवन में उतारा है। वो टोटली साइंटिफिक है। तो टोटली साइंटिफिक क्या है? तो बुद्ध कहते हैं कि यो पटिच्च समुपाद पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्च समुपाद पश्यति। जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है वो धम्म को जानता है, और जो धम्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। तो प्रतीत समुत्पाद क्या है? प्रतीत समुत्पाद साइंस की थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट की जो बेस है, उसकी बेस का प्रिंसिपल है। तो इसका मतलब है कि भगवान बुद्ध का जो धम्म है निसर्ग का नियम है और साइंस से वो कोरिलेट करता है। दूसरी बात बुद्ध ने उसी धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में कही। बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध होने के बाद क्या होता है? क्या बुद्ध होने के बाद हमारे शरीर का आकार बढ़ता है, या हमारा जो हेड है उसका साइज बढ़ता है, या फिर हमारे बीच में कोई परिवर्तन होता है? बुद्ध कहते हैं कि वो शारीरिक परिवर्तन नहीं होता। जो हमें निसर्ग के नियम है, वो निसर्ग का नियम कैसे काम करता है उसका ज्ञान होता है। तो कौन सा ज्ञान होता है? बुद्ध कहते हैं कि जब मैं आपके जैसा आम इंसान था तब मैं दुख से पीड़ित था, लेकिन जैसे मैंने खुद के मन का खोज किया, मन का रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि बुद्ध होने के बाद पहली चीज ये होती है कि चक्षु उदप्पादि, हमारी दृष्टि विकसित हो जाती है। चक्षु यानी आंख। जैसे हम कहते हैं कि हमारी आंख खुल गई। एखादी चीज, एखादा प्रिंसिपल, एखादा निसर्ग का नियम, एखादा साइंस का रूल अगर हमें पता चल जाता है और हमारी आंख खुल जाती है, तो हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल मैंने जानने के बाद मेरी आंख खुल गई है। तो चक्षु उदप्पादि, मेरा दृष्टिकोण खुल गया, मेरा दृष्टिकोण विकसित हो गया, मुझे निसर्ग के नियम का ज्ञान हो गया। दूसरी बात बुद्ध कहते हैं कि क्या कौन सी चीज हमें प्राप्त होती है? तो बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान उदप्पादि। तो मुझे ज्ञान मिल गया। कौन सा ज्ञान मिला? कि ये दुनिया दुख से भरी है। 4 आर्य सत्य वाला जो ज्ञान है, क्योंकि दुख समुदाय निरोध गामिनी प्रतिपदा अरि अठंडोगी को मग्गो। 4 अंगों वाला दुख है। दुख का अस्तित्व है, दुख का अस्तित्व और दुख के ऊपर उपाय है, और उपाय वाला जो 8 अंगों का मार्ग है उसको बुद्ध ने अरि अठंडगी को मग्गो कहा है, आर्य अष्टांगिक मार्ग का है। उसमें 3 मोटे बातें हैं, मोटी मोटी 3 बातें। 3 बातें शील की है, 3 बातें समाधि की है, और 2 बातें जो है वो प्रज्ञा की है। तो उसमें कौन सी बातें हैं? वो 8। तो वो बातें हैं कि सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीवो, सम्मा व्यायामो, सम्मा सती और सम्मा समाधि। ये जो साइंटिफिक रूल्स बुद्ध ने खोज कर निकाले, ये 8 अंगों वाला मार्ग, बुद्ध कहते हैं कि 4 आर्य सत्य का चौथा जो मार्ग है वो आर्य अष्टांगिक मार्ग है। जिस किसी ने भी इस आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आचरण करना शुरू कर दिया, उसको सारे दुख से मुक्ति मिल सकती है।
इसके लिए ना आपको किसी ईश्वर को मानना है, ना किसी पूजा पाती करनी है, ना कोई यज्ञ करना है, ना कोई कर्म कांड करना है। बुद्ध कहते हैं कि टोटल साइंटिफिक ये रूल है, जो भी इंसान आर्य अष्टांगिक मार्ग का आचरण करता है उसको निसर्ग के नियम से दुख से मुक्ति मिलती है। तो ये बात है जो मोस्ट साइंटिफिक बात बुद्ध ने कही। तो बुद्ध कहते हैं चक्षु उदपादि, ज्ञान उदपादि। फिर वो बोलते हैं कि मैं बुद्ध बनने के बाद क्या हुआ, तो पय्या उदपादि, मेरी प्रज्ञा जो है वो विकसित हो गई। प्रज्ञा यानी क्या, सद सद विवेक बुद्धि। प्रज्ञा जिस इंसान को प्राप्त होती है उस इंसान को समझ में आता है कि कौन इंसान मेरा गैर फायदा ले रहा है, कौन मेरा अंडू एडवांटेज उठा रहा है, कौन मुझे गलत रास्ते से ले जा रहा है, और जीवन का सही रास्ता और गलत रास्ता क्या है, ये जिसकी पहिया विकसित हो जाती है वो जानता है। फिर कहते हैं विद्या उदपादि, जो विज्ञा है, जो ज्ञान मुझे मिला है उसका सिलेबस है। कौन सा सिलेबस? आर्य अष्टांगिक मार्ग का सिलेबस है, जो प्रतीत समुत्पाद का सिलेबस है, इसको मैंने जान लिया। फिर कहते हैं कि मैंने और क्या जाना, तो सब्बे संकारा अनिच्छा थी, विश्व में कोई भी चीज है वो परमानेंट होती नहीं है, जो भी निर्माण होता है वो इसको एक ना एक दिन नष्ट होना होता है, और एक चीज के नष्ट होने में दूसरे चीज का निर्माण होता है। और आगे कहते हैं कि सब्बे धम्मा अनत्ता थी, सारे जो धम्म है, सारे फिनोमिनन है, सारी जो आइडियोलॉजीज है वो अनात्म है। कोई आत्मा नाम की चीज होती नहीं है और कोई आत्मा नाम की अमर चीज होती ही नहीं है। तो ये ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ। तो बुद्ध कहते हैं कि इसके बाद मुझे क्या हुआ, तो आलोको उदपादि, जैसा कि सूरज मॉर्निंग में निकलता है तो हमको कहना नहीं पड़ता है कि सूरज निकला है, सूरज निकलता है वैसे अपने आप प्रकाश उत्पादित होता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जब मैंने ये ज्ञान को पाया, मैं बुद्ध बना, तो आलोको उदपादि, मेरे व्यक्तित्व में प्रकाश उत्पादित हुआ और मुझे इस विश्व का सारा ज्ञान पता चला। विश्व का जो रूल है, जो बेसिक नियम है, उसको मैं अभी जान सकता हूँ क्योंकि मैं बुद्ध हूँ। बुद्ध होना यानी क्या है, तो निसर्ग के सारे नियमों का ज्ञान प्राप्त करना। और फिर बुद्ध ने ये बातें अपने आप में जान ली। वही बातें बुद्ध ने पंचवर्गीय भिक्खु को दी। उसके बाद पंचवर्गीय भिक्खु के बाद फिर एक यश नाम का जो सारनाथ का लड़का था वो आया, उसको बुद्ध ने दीक्षा दी। उसके बाद यश के 55 दोस्त थे, उन 55 दोस्तों को भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी। उसके बाद सारिपुत्र और मोग्गलान जो भगवंत के जो मेजर शिष्य थे, जो मेन डिसाइपल थे, उनको बुद्ध ने दीक्षा दी। और सारे जो भिक्खु बने वो सारे भिक्खु बुद्ध की शिक्षा से, जो प्रतीत समुत्पाद की शिक्षा थी, 4 आर्य सत्यों की शिक्षा थी, अनिच्छा थेरी थी, अनत्ता थेरी थी, और 10 पारामिताएं थी, ये बुद्ध के साइंटिफिक धम्म को आचरण करने के बाद, और मेडिटेशन में आनापाना मेडिटेशन, विपस्सना मेडिटेशन और मेत्ता मेडिटेशन और कसिना मेडिटेशन को ये लोग हर दिन प्रैक्टिस करते थे, कि उसको परियत्ति और पटिपत्ति और पतिवेदन, परिपत्ति यानी थेरी को जानते थे, पटिपत्ति यानी प्रैक्टिकल को जानते थे, मेडिटेशन करते थे, और पटिवेदन यानी उनको वो चीज का आभास होता था, उनका परिणाम उनके शरीर में होता था। यही बातें उन भिक्खुओं को जब पता चली तो बुद्ध के जैसे वही लोग दुख से मुक्त हो गए। फिर बाद में भगवंत ने 60 लोगों का एक भिक्खु का संघ बनाया, और फिर भगवंत ने कहा कि जैसे आप दुख से मुक्त हो गए हो, मैं दुख से मुक्त हो गया हूँ, चलो हम सारी दुनिया को दुख से मुक्त करेंगे। तो बुद्ध ने कहा चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय, वो अत्ता हिताय अनन्या हिताय सत्ता देव मनुष्यानंग आदि कल्याणं मध्य कल्याणं परियोसानं कल्याण। तो बुद्ध का जो धम्म है शुरू में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। ये बुद्ध का धम्म जो तथागत ने दिया, और देखते देखते सारे संघ ने तथागत बुद्ध की ये आइडियोलॉजी अपने जीवन में उतार ली और सभी ने सुख को पा लिया, दुख पर विजय प्राप्त कर ली। और यही जो शिक्षा बुद्ध की है 200 साल के बाद सम्राट अशोक ने अपनाई। उसका कलिंग का युद्ध में उसको बहुत बड़ी विजय मिली थी, लेकिन फिर भी सम्राट अशोक का मन बिल्कुल दुख में मिला था, और उन्होंने देखा कि इस दुख भरे जीवन में क्या कौन सा इलाज है। तो वो
जो उस वक्त के जो भंते थे, तिस्स भंते, मोगली पुत्र तिस्स भंते के संपर्क में आए और उन्होंने सम्राट अशोक को दीक्षा दी। और देखते देखते भगवान बुद्ध की शिक्षा के ऊपर सम्राट अशोक ने तीसरी संगति बुलाई और तीसरी संगति के बाद सम्राट अशोक ने दुनिया के सारे कंट्रीज में बुद्ध का संदेश मैसेज भेजा। आप जानते हैं कि संघमित्रा और महेंद्र खुद के लड़के और लड़की को उन्होंने भेजा, वो भिक्खु हो गए और उन्होंने वैसा ही फिर म्यांमार में, बर्मा में, थाईलैंड में, जावा, सुमात्रा, बाली और उसके बाद 400-500 साल में भगवान बुद्ध का धम्म चाइना गया, ताइवान गया, कोरिया गया, जापान गया और देखते देखते तथागत बुद्ध का जो धम्म है वो सारे एशिया में फैल गया। ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि भगवान बुद्ध की बातें साइंस को कोरिलेट करती थी। भगवान बुद्ध की बातें विश्व के कल्याण का ही विचार करती थी, सोचती थी और उनके जो मैसेंजर थे, उनका जो संघ था, बुद्ध ने जो संघ बनाया वो संघ इकट्ठा रहा, वो लोग इकट्ठा बनते रहे। वो विद पीपल जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हम विद पीपल कहते हैं, बाबा साहब ने ठीक उसी विचार को अपने जीवन में उतारा और उसी विचार को लेकर संविधान का शुरुआत कर दिया, विद पीपल ऑफ इंडिया। तो बाबा साहब कहते हैं कि हमने क्या किया, तो ये जो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि भारत का संविधान है, बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। उसमें जो रेजोल्यूशन पास करने का जो प्रोविजन है वो बुद्ध धम्म से लाया। भिक्खु संघ की जो कोई प्रस्ताव लाता था उसके ऊपर डिस्कशन होता था, वो डिस्कशन होने के बाद उसको कानून में परिवर्तित किया जाता था। ये सारी बातें बाबा साहब ने भगवान बुद्ध के संघ के आइडियोलॉजी के ऊपर भारत के संविधान में डाल दी है। और उसको फिर बाबा साहब ने कहा कि मेरे जीवन का जो तत्व ज्ञान है, मैंने जो स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये जो मेरे जीवन के जो निजी तत्व है, ये मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए, ये मैंने मेरे गुरु तथागत सम्यक संबुद्ध से लिए है। और वही प्रिंसिपल बाबा साहब आम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाल दिए। और उसके ऊपर जैसा कि बाबा साहब कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के दो मुख्य मैसेज है, दो संदेश है। कौन से संदेश है कॉन्स्टिट्यूशन के? तो एक है टू क्रिएट अ कास्टलेस सोसाइटी, जाति विरहित भारत का निर्माण करना, और दूसरा टू एस्टेब्लिश एनलाइटेड इंडिया, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना। तो ये दो बातें बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डाली है। इसीलिए बाबा साहब ने जो कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोइंग बुद्धिज्म और मॉडर्न साइंस इकोइंग बुद्धिज्म, इससे ये साबित कर सकते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म है साइंस से कोरिलेट करता है। और भगवान बुद्ध का धम्म जो है, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पूरा डाल दिया है। अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बाबा साहब ने देश को और दुनिया को दिए, क्योंकि बाबा साहब इसी के ऊपर नहीं रुकते कि मुझे भारत को बुद्धमय बनाना है। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध धम्म से क्या होने वाला है। वो कहते हैं कि टू रिकंस्ट्रक्शन मॉडर्न वर्ल्ड। बाबा साहब ने ये भी कहा है कि मॉडर्न साइंस, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, टू रिकंस्ट्रक्ट द मॉडर्न वर्ल्ड थ्रू बुद्धिज्म। तो बाबा साहब कहते कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है केवल बुद्धिज्म से ही पॉसिबल है। इसको आधुनिक ज्ञान में, शांति में, समता में, बंधुत्व में लाने के लिए बुद्ध धम्म का प्रिंसिपल ही हमको काम में आता है। तो इस से सारांश में हम लोग ये निचोड़ में निकाल सकते हैं कि भगवान बुद्ध का धम्म जो है वो विज्ञान से मेल खाता है और आधुनिक भारत का जो संविधान है वो बुद्ध धम्म का प्रतिध्वनि है। तो ये बातें हमको समझने के लिए हमको क्या करना होगा? तो हमें संगठित रहना होगा। बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। जब तक हम लोग संगठित नहीं होते, विद पीपल नहीं बनते हैं, तब तक हम लोग हमारे हक और हुकूक और अधिकार नहीं पा सकते। जैसे कि 2 अप्रैल 2018 में 10 लाख लोग रास्ते पे निकल आए, वो तो लीडरलेस लोग थे, लेकिन उन्होंने एक ही वक्त पर अपना आंदोलन छेड़ा और देखा तो जो एट्रोसिटी एक्ट है फिर से बहाल हो गया। ऐसा ही बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन चलाए। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों का संघ बनाया और उनको बुद्ध का धम्म दिया, जो कि हमारे आधुनिक विज्ञान के सभी बुद्धिस्ट लोगों को
और आने वाले ह्यूमैनिटी का विचार करने वाले लोगों को दिशा देने का काम करता है। तो मैं सारांश में ये कहूंगा कि भगवान बुद्ध का धम्म अगर हम आचरण करते हैं, यही पश्य को उपनाय को पचतंग वेदी तब्बो, आओ इसको देखो, परखो, जानो और आपको अच्छा लगे तो उसका आचरण कर लो। यही बुद्ध का धम्म है जो कि विज्ञान से मेल खाता है और आधुनिक भारत के संविधान को बढ़ चढ़कर प्रोग्रेस करने के लिए प्रेरित करता है। आपने मुझे 3 वेज मीडिया से यहाँ पर बुलाया, खासकर हमारे दोस्त जो है HL विरदी सर है और इस प्रोग्राम में उपस्थित जितने भी सारे साथी हैं उनको मैं दिल से मेत्ता भावना देना चाहता हूँ और सभी को मैं नमो बुद्धाय, जय भीम, जय बुद्ध और जय संविधान कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। साधु साधु साधु। थैंक यू सर। यस सर, मैंने खत्म कर दिया। साधु साधु साधु। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश काटके जी, बहुत विस्तार से आपने बुद्धा के धम्म के बारे में बताया, बाबा साहब के मिशन के बारे में बताया, कैसे तथागत का जो धम्म है साइंटिफिक है। आपने बताया, अगर हम डिस्कस करते हैं, हम सीखते हैं लॉ ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा, 4 नोबल ट्रूथ, 8 4 नोबल पाथ, सभी जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है, साइंटिफिक लॉ है। तो आपने बताया सभ्य संखारा नित्याति, लॉ ऑफ इम्परमानेंस, 10 पारमिता, कैसे तथागत ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए जब उनके 60 भिक्षु तैयार हो गए तो उनको कैसे संदेश दिया, सभी दिशा में जाओ। सम्राट अशोक ने अपने जो संघमित्रा और बेटे महिंद को श्रीलंका भेजा। तो यहाँ तक कि बाबा साहब कैसे भारत को एक बौद्धमय देश बनाना चाहते थे और हमारा उसमें क्या कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेवारी है, इसके बारे में आप बताया। हमें संविधान की रक्षा करनी चाहिए, संविधान को पूरी तरह से लागू कराना चाहिए। तो बहुत बहुत आपने बहुत, जो बनते जी आज हमें समय नहीं निकाल सके किसी वजह से, जो बनते जी की प्रवचन थे, जो कमी थी काटके साहब आपने वो पूरी कर दी, पूरे दम देशना में दी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अभी मैं HL बिरदी जी से की तरफ जाऊंगा। बिरदी से आपके कोई सवाल है काटके जी के लिए? अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी हो तो आप प्लीज आस्क मिस्टर रमेश काटके। HL बिरदी जी। नमो बुद्धाय। बिरदी सर, जय भीम, नमो बुद्धाय सर, जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु आपको। थैंक यू वेरी मच। साधुवाद। हाँ, मैंने गाड़ी साइड में खड़ी कर ली और मैं ये प्रवचन दिया सर। बहुत अच्छा किया। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं कटके जी से आपसे एक दो सवाल करूंगा। पहली बात तो सर। ये है कि जब हमारे मित्र मनोहर बिरदी जी ने कहा कि यूक्रेन में और रशिया ने अटैक कर अभी दिया है। HL बिरदी जी आपसे कुछ बात करना चाहेंगे। HL बिरदी जी, काटके साहब। हाँ हाँ, वो मेरे अच्छे दोस्त है सर, हम लोग काफी जी। प्रोग्राम शेयर किए हैं। हाँ जी, सुनिए हाँ। हम लोग, मैं उनका 4 बार क्वेश्चन लंदन आ चुका हूँ अच्छा, सर। तो मैं कह रहा था कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो मनोहर जी ने कहा कि जो बुद्ध है उनका रास्ता पीस का है। तो जो दूसरे लोग हैं वो इससे ये कह देते हैं कि शायद अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ पड़े तो हम पीस 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 करते जाएंगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने तो साफ कहा है, नीड टू किल नॉट विल टू किल। किसी को हमारा मारने का इरादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें अपने आप को डिफेंड करने के लिए किसी को जान से मारना पड़े तो वो मारना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी जान खतरे में है। तो कई लोग इससे गलत ले लेते हैं। मेरे ख्याल में कटके साहब चले गए हैं। ये जो नहीं, मैं हूँ सर। वो ओके, तो मैं आपसे मैंने एक वीडियो सवाल है। ड्राइविंग करा इसलिए वीडियो ऑफ किया मैंने जी। अच्छा, नहीं, आप वीडियो ऑन कर लो और गाड़ी 5-10 मिनट के लिए और खड़ी कर लो, क्योंकि ओके हम ओके आपसे सर। एक दो सवाल पूछने वाले हैं। ठीक है सर, ठीक है, पूछिए। ठीक है, अच्छा, आप सवाल कीजिए। पहला सवाल तो ये है कि इस साल भारत में मर्दमशुमारी यानी सेंसस होने वाले हैं। तो हाँ। सभी जो बाबा साहब को मानने वाले हैं तो हमारे पंजाब में कहते हैं, बाबा साहब तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के।
यानी डंडे की चोट पे। तो ये जो सेंसस आ रहे हैं, जो बाबा साहब अकेले ने 5 लाख एक बार बहुत बना दिए थे, जो अब हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो ये सेंसस में कितने बौद्ध आएंगे उसका, आप भारत में रहते हैं, हम तो 5-6 हफ्ते के लिए आते हैं, लेकिन आपका क्या विचार है कि ये जो इस साल सेंसस होगी उसमें बौद्धों के आंकड़े बहुत ज्यादा बढ़ेंगे या पानी वहीं का वहीं खड़ा रह जाएगा? उसके बारे में हमें बताओ कि भारत में बौद्ध धर्म कैसा चल रहा है। सर, मैं पहले तो आपका जो पहला विचार है उसको मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाहता हूँ। बाबा साहब ने बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन करके एक किताब लिखी है, आपने शायद पढ़ी होगी। तो उसमें बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मैं अति अहिंसावादी हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध की अहिंसा जो है वो शूरवीर की अहिंसा है। जब जरूरत पड़े तो भिक्खु लोग भी बाउंड्री पे जा सकते हैं, जैसा कि वियतनाम के युद्ध में हमने देखा है। अमेरिका को जंग जंग पछाड़ा है वियतनाम के लोगों ने, भिक्खु लोग भी जाते थे। इसका मतलब बाबा साहब की जो अहिंसा है वो शूरवीर की अहिंसा है, अब बुद्ध की अहिंसा। दूसरी बात जो आपने कही, ये सेंसस की बात जो आप कह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि जो भी लोग बाबा साहब की विचारधारा को लेकर बुद्ध धम्मों को अपनाए हुए हैं, उनको एक सैक्रिफाई करना होगा। बाबा साहब ने हमारे लिए 3 नौकरियां छोड़ी। 1923 में बाबा साहब को पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोफेसर का पद आया था, ठुकरा दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जज की नौकरी आई थी, उसको ठुकरा दिया। बाद में हाई कोर्ट का जज बनने की ऑफर आई थी, और बाद में मुंबई हाई कोर्ट का चीफ जज बनने का भी आश्वासन मिला था। उस वक्त बाबा साहब के जेब में 100 रुपए भी नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन को सैक्रिफाई कर दिया हमारी उन्नति के लिए। तो हम इतना नहीं कर सकते कि हमें बाबा साहब ने बुद्ध बनाया तो हम सेंसस में चाहे कुछ भी हो हम बुद्ध ही लिखेंगे। महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि हम उस कॉलम में बुद्ध ही लिखेंगे, चाहे हमको आरक्षण मिले या ना मिले। बाबा साहब को 1956 में एक पत्रकार ने सवाल पूछा था। वो पत्रकार कहता था कि बाबा साहब आपने तो नुकसान कर दिया, आपको जो आरक्षण मिला है और आप बुद्ध बन गए, आप तो शेड्यूल कास्ट नहीं बनो रहे होगे तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो बाबा साहब ने उस पत्रकार को कहा कि आरक्षण दिया किसने? तो वो उसने कहा कि जरूर है, आप ही नहीं दिया है। तो बाबा साहब बोल रहे थे कि आरक्षण तो मेरे कोर्ट के जेब में है, अगर मैं एक आवाज निकाल लेता हूँ तो फिर से आरक्षण पा लेता हूँ इन लोगों के लिए, लेकिन बुद्धिज्म को कन्वर्ट करना मेरे लिए आरक्षण इतनी आर्थिक हित की बात नहीं है। हम लोग, बाबा साहब ने 1927 का एक कोटेशन है, बताना चाहता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि अवर्स इज अ स्ट्रगल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, our struggle is for honor, our struggle is for dignity, our struggle is for reclamation of human personality। हमारा जो संघर्ष है केवल सत्ता के लिए नहीं है, संपत्ति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष है ह्यूमैनिटी के लिए। हम भी इंसान हैं, हमें इंसानियत पानी है, हम किसी भी तौर तरीके से इंसान बनना चाहते हैं, और हम इस देश के लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम आपसे भी अच्छे ह्यूमन बींग है। तो हमारा संघर्ष इसके लिए है। तो जो भी लोग साथी बुद्ध धम्म का आचरण करना चाहते हैं, तो हमें आरक्षण मिले या ना मिले, अगर हम संगठित हो जाएंगे जैसा 2 अप्रैल 18 में हुए थे, तो 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ अगर एक जगह पर आ जाएंगे, लेकिन बुद्ध धम्म को नहीं छोड़ेंगे, तो हमारा आरक्षण कहीं भी जाने वाला नहीं है। क्योंकि आरक्षण जो है हमारा वो एंथ्रोपोलॉजिकल है, एजुकेशनल है, सोशल बेस पे है, ना कि किसी धर्म को अपनाने के ऊपर है। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म तो हम आज एक और दूसरा शाम को दूसरा कर सकते हैं, एफिडेविट कर लो और धर्म बदल दो, लेकिन हमारा जो शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक जो पिछड़ापन है, इसके लिए आरक्षण है। और बाबा साहब ने कहा था कि मैं डिफेंड कराऊंगा आपका आरक्षण। तो मैं ये कहता हूं कि हमने किसी भी हालत पे बुद्ध धम्म का ही लिखना है। और रही बात आरक्षण की, अगर इकट्ठा हो जाते हैं तो हम लोग 131 लोग हैं हमारे, जो कि पार्लियामेंट में सोए रहते हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको चिमटा लेना पड़ेगा, उनको जगाना पड़ेगा कि आप हमारे हक और हुकूक के लिए क्यों नहीं लड़ते हो। अगर नहीं लड़ेंगे तो हम आपके खिलाफ ही आंदोलन छेड़ेंगे। तो सेंसस में हमको बुद्ध ही लिखना है। ऐसा बहुत सारी
बुद्ध विहारों के संगठनों ने निर्णय लिया है। जी जी 13 और 14 जी नवंबर केटके को साहब, जी नासिक में केटके ऐसा साहब, अधिवेशन हुआ था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। धन्यवाद। हाँ मनोज जी, मैं बोल सकता हूँ? जी 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 कटके जी, आप जल्दी में एक बात जो कह गए, ये तो 1992 का कानून पास हो चुका है कि जो बौद्ध लिखाएगा उसकी किसी भी तरह की रिजर्वेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बीपी सिंह की सरकार ने किया था। सर 7 नवंबर 1990 का और जीआर है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसका डीओपीटी ने नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला। लेकिन जो सेंसस हो रही है उसमें 6 कॉलम में से अगर आप बौद्ध धर्म लिखाते हो और जब वो आपकी जाति पूछेंगे, शेड्यूल्ड कास्ट कहते हो, तो आपके सारे राइट कॉन्स्टिट्यूशनली सेफ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि एससी लिखना है, लेकिन धर्म के जगह पे बुद्ध लिखना है। बुद्ध लिखना है। हमारे राइट्स कोई जो लोग आपको रिजर्वेशन गुमराह है, करेंगे कि आप एससी हो तो हिंदू लिखो। ना ना ना, एससी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड है, इसका रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए एससी लिखो और बुद्ध धर्म के कॉलम में धम्म लिखो, बुद्ध धम्म लिखो। एक बात और आखिरी, ये जो जब 1000 साल हमने भारत पे राज किया तो कितने हमारे जो सम्राट हुए हैं उन्होंने कितने बुद्ध विहार बनाए होंगे। और ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को खत्म करने के बाद जो बहुत अच्छे अच्छे थे उनको हिंदू मंदिर बना दिया, बुद्ध के सारे कपड़े लपेट के सिर्फ इतना ही छोड़ा। तो वो जो हमारा विरासत अब उन्होंने कब्जा किया हुआ है, क्या उसके बारे में हम भारत में कोई मूवमेंट चला रहे हैं जो हम ताकतवर हो के उन्हों से, जैसे बुद्ध गया की एग्जाम्पल सबसे बड़ी है, तो हम जो जितनी हमारी विरासत बौद्धों की है वो हमें वापस लेनी है। आपको प्लेट में डाल के कोई नहीं देगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या उसके लिए हम कोई मूवमेंट चला रहे हैं? सर काफी मूवमेंट चल रही है यहाँ पर। जैसे महाराष्ट्र में एक बोधिसत्व चैनल है, वो सागर कांबळे नाम के एक युवक है, उन्होंने करीब करीब 200 जो ऐसे जो गुफाएं हैं जो हिंदू मंदिर बनाए हैं उनका पूरा बैक स्टोरी का और हिस्टोरिकल एविडेंसेस का और जो हमारे ग्रंथ है उनमें से रेफरेंस लाए हैं, उसका एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट बना है। और हम लोग अभी ये सोच रहे हैं कि इतने सारे 200-300 जो विहार है, सम्राट अशोक के तो 84,000 स्तूप थे, वो कहाँ चले गए? और ये सारे जो 4 धाम जो दिखते हैं, ये 4 धाम ये बुद्ध विहार ही है। और ये पुरी का मंदिर है, वो केरला का विहार मंदिर है, ये सारे बुद्ध विहार है। लेकिन उसके लिए हमको पहले संगठित होना होगा, जैसा आपने कहा, और एविडेंसेस कलेक्ट करने होंगे, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक पार्टी करना पड़ेगा कि आप तो कुछ काम नहीं करते हो, ये ले लो एविडेंसेस और सुप्रीम कोर्ट में जाओ। सुप्रीम कोर्ट भी आपको न्याय नहीं देगा तो इंटरनेशनल कोर्ट तक हमको जाना पड़ेगा सर। धन्यवाद। थैंक यू काटके साहब। परम परम कैन जी, आप लाइन पर हैं? परम कैन जी, परम कैन जी आप हैं लाइन पर? वीर जी सर, मैं गाड़ी चलाता हूँ अभी। ठीक है, आपका मेरा- बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे विनती थैंक यू करेंगे वेरी फिर मच। फ्यूचर में कभी आइएगा, हम आपको जरूर इनवाइट करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर, ठीक है। नमोदय। नमोदय, जय भीम, जय थैंक यू। नमोदय। हाँ जी, सलन साहब, आप आज कुछ कहना चाहेंगे 1-2 मिनट के लिए? यस, नमो बुद्धा, जय भीम। ठीक है। हमारे रमेश ने बहुत जानकारी दी। आई होप हमारे जो भारत के देशवासी हैं उनको समझ आ गया होगा कि हमने बुद्ध ही लिखाना है। ये वहाँ कोई और भी ऐसी जो कहते हैं कास्ट होती है वो रखा ले, वो अपने अम्बेडकर ही रखा ले। बुद्ध अम्बेडकर ही तो सबसे अच्छा लफ्ज है, क्रांतिकारी है, जोश भरा है, तो वो लिखा ले। मुझे उसको यही चाहिए भी, कुछ ना कुछ और भी लिखाना है तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। तो हम यही चाहते हैं, हमारा स्पेशली पंजाब में
जो भी जितने हमारे भाई बहने हैं उसको आगे आना चाहिए। तो इस जनगण में आपको बुद्धिस्ट लिखाना ओके, चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू वेरी सलन मच। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम जी, आप थैंक हैं यू। लाइन पे? परम कैन साहब? हाँ जी, वो भी नहीं है। बिरदी साहब, आप 1 मिनट के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हरवंश बिरदी जी, आप 1 मिनट के लिए लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर जरूर। 1 मिनट, ठीक है। हाँ, गो हेड प्लीज। जो कटके साहब ने कहा है कि जितने भी हमारे बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं, बुद्ध विहार हैं, स्तूपा है, उनमें उनको बदल दिया गया है या तोड़ दिया गया है। उसके लिए मैं, क्योंकि हम पंजाबी हैं, मैं पंजाब की बात करूंगा। तो जब सम्राट हर्षवर्धन 643 में जो विद्वान ह्यून सांग थे, उनको जालंधर तक छोड़ने आए पंजाब में, आज का जालंधर जो है। तो ह्यून सांग लिखते हैं कि उन्होंने जालंधर में और उसके इर्द गिर्द में 100 बुद्ध विहार देखा। तो मनोज जी, आप तो मेरे से भी नजदीक हैं जलंधर के। मैं तो 14 साल की उम्र में यहाँ आ गया था लंदन में। तो आपने जलंधर में या जलंधर के इर्द गिर्द कितने बुद्ध विहार देखे हैं? एक भी नहीं। तो हमारा सवाल है इन ब्राह्मणों से कि क्या वो हवा में उड़ गए, जहाँ धरती उन्हें खा गई? तो कितने मंदिर आजकल पंजाब में है, वो हमारे बौद्धों के है। तो थोड़ा सा ताकत हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम इनको साबित करेंगे कि ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हरवंश सिंह। अंत में फिर अभी हमारा प्रोग्राम समाप्ति पर जा रहा है। मैं पूज्य बनते शांति रतन जी का और धम्मोपासक रमेश कातके जी का, हरवंश बिरदी जी का, परम कैन जी का और सलन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो साथी हमारे साथ फेसबुक व्हाट्सएप पर जुड़े हैं, सत्यम बौद्ध जी और सांपला जी जर्मन से, और जो भी साथी रविंदर सिंह जी, सभी का नाम अभी हम नहीं ले सकेंगे। तो विशाली जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक नहीं कि आज के प्रोग्राम में काफ़ी टेक्निकल शॉर्टकमिंग्स रही होंगी, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड था, जो क्योंकि हमको आईटी के इतना स्किल नहीं है, सीख रहे हैं, स्टूडेंट है। तो नेक्स्ट वीक से आनंद बाली जी विल बी बैक। तो इसी तरह आप हमारा साथ देते रहें। नेक्स्ट संडे फिर मिलते हैं एक नए बनते जी के साथ और एक नए धम्मोपासक के साथ। एक बार फिर आपका समय देने के लिए और धम्मा वेव को स्पॉन्सर करने के लिए, उसका साथ देने के लिए, व्यू करने के लिए सभी उपासकों का, व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धा, जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं